गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो में आप लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कोई सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने प्रकार के होंगे, फिर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाने थे। थोड़ा सा बैक क्लास का रिपीट करते हैं। सॉलिड बताए थे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का वह पार्ट्स होता है सॉलिड जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। जिस पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उस पदार्थ को हम लोग ठोस बोलेंगे। सॉलिड स्टेट दो टाइप्स के हुए थे, एक एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आप लोग को बता दिया गया था। आज हम लोग उसके बाद यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप्स था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ये सब सॉलिड के बारे में भी जान चुके थे। आज हम लोग कुछ और भी आगे टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए ये जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, some important terms related to solid state। हेडलाइन हमारा हो रहा है some important terms related to solid state। देखिए, यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारा जितना भी वीडियो अपलोड होता है वो वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और आप आसानी से ये 12th का में जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन के समय भी आप अपने क्लास को जारी रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हेडलाइन बना सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं लैटिस। लैटिस क्या है? तो कहता है द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। The 3-dimensional arrangement of particle is called lattice। ये 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब हो गया, देखिए जैसे सपोज ये कोई भी मैटर हो गए जिसके पार्टिकल अगर सिर्फ इस तरह से अरेंज होते हैं तो कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है हमारा एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल का है। अगर ये पार्टिकल हमारा इस प्रकार से भी अरेंज हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो 1 डायमेंशनल नहीं बल्कि ये कैसा डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल होगा तो भी हम लोग उसको लैटिस नहीं बोलेंगे, 2 डायमेंशनल होगा फिर भी लैटिस नहीं बोलेंगे। हमारा कितना डायमेंशनल होना चाहिए? 3 डायमेंशनल। कहने का मतलब इस पार्टिकल के ऊपर भी हमारा इस प्रकार से पार्टिकल बने हुए होंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब वैसा डायमेंशनल अरेंजमेंट पार्टिकल्स का हो जिसमें एक्स एक्सिस भी आ जाए,
जिसमें वाई एक्सिस भी आ जाए और उसमें जेड एक्सिस भी आ जाए। जिस डायमेंशनल में पार्टिकल का वह अरेंजमेंट जिसमें तीनों डायमेंशनल में पार्टिकल अरेंज हो। सपोज हम एक बुक लेते हैं, मान के चलिए कि ये आपका एक बुक है। अगर इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट को देखें तो ये अरेंजमेंट हमारा एक्स एक्सिस में है, ये अरेंजमेंट हमारा वाई एक्सिस में है और ये अरेंजमेंट हमारा जेड एक्सिस में है। तो इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट हमारा तीनों डायरेक्शन में है, अतः आप इसे क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्म्स की बात करेंगे। दूसरा, लैटिस पॉइंट। each particle of lattice is called lattice point। किसी भी लैटिस के प्रत्येक पार्टिकल को, किसी भी लैटिस के प्रत्येक पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ने के लिए आएगा तीसरा, यूनिट सेल। क्या ये बात समझ में आ गया? जैसे एक डायमेंशनल में हमारा ये लैटिस हो गया, ये दो डायमेंशनल में, और ये हमारा हो गया तीसरा डायमेंशन में। तो तीनों डायमेंशनल में जिस लैटिस के प्रत्येक पार्टिकल्स जो होंगे वही पार्टिकल्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट सेल। कहता है द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ lattice point which of repetition is called lattice point। हम लोग को यूनिट सेल का डिफिनेशन देखना है, तो बोला गया द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। जो हमारा लैटिस पॉइंट जो है उसका अरेंजमेंट क्या है, जो उसका अरेंजमेंट होगा, और वो अरेंजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, यानी बार बार वही अरेंजमेंट आना चाहिए। तो वही अरेंजमेंट हमारा कहलाएगा, यूनिट सेल। वही अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। जैसे थोड़ा ध्यान देना है, मान करके चले कि हमारा जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल्स हो गए, ये टू डायमेंशनल में है, तो यहाँ पे ये हमें एक अरेंजमेंट मिला। अगर ये थ्री डायमेंशनल में होंगे तो अगर ये हमें स्क्वायर मिल रहा है तो ये 2D में हमें स्क्वायर मिल रहा है, तो अगर इसी का हम 3D फिगर ड्रा करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। तो क्यूब भी एक प्रकार का यूनिट सेल है। ये हमें क्यूब मिला, और भी कई प्रकार के ये हमें रिपीटेशन पार्टिकल्स मिल सकते हैं, रिपीटेशन अरेंजमेंट ये मिल सकते हैं। ये सारा अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। तो आप समझ गए यूनिट सेल क्या होता है। चलिए तो आगे हम आपको समझाते हैं यूनिट सेल कितने प्रकार के होंगे। यूनिट सेल
कितने प्रकार के होंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए जनरली यूनिट सेल जो है ना वो 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स है स्टूडेंट? 7 टाइप्स। बात समझ में आ रही होगी। जैसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। देखिए सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये आपका यूनिट सेल हो गया। मान लेते हैं ये आपका एक क्यूब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब। ये आपका क्यूब है। अगर पार्टिकल को इस पॉइंट पे रखे, इस पॉइंट पर अरेंजमेंट, ये सब हमें क्या मिला? लैटिस पॉइंट। ये सब आपका लैटिस पॉइंट है। तो यदि लैटिस पॉइंट को यूनिट सेल के ये प्रत्येक कॉर्नर पे रखा जाए तो उसे हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइप्स हो गया। इसको शॉर्ट में हम लोग एससी बोलते हैं। एस मीन सिंपल यूनिट सेल तो है ही, सी मतलब सेल, तो सिंपल यूनिट सेल हो गया। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर यूनिट सेल। चलिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होगा? बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हम लोग लैटिस पॉइंट को कहाँ रखेंगे? बॉडी सेंटर यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, ध्यान देना है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये मिलेगा, ये और ये। तो कितना मिला बॉडी सेंटर यूनिट सेल में? कितना अरेंजमेंट हमें मिला? ये 8 कॉर्नर पर मिला। तो आप ये कहेंगे कि सर सिंपल यूनिट सेल और ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या डिफरेंस हुआ? यस सर डिफरेंस है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ये कॉर्नर पर तो रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके सेंटर पर भी रखे जाएंगे। इसके सेंटर पर भी पार्टिकल्स को रखे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो लैटिस पॉइंट जो इसमें होगा क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ इसके सेंटर में भी होंगे। इससे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीसीसी बोलेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? बीसीसी क्या होगा, एससी क्या होगा? सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स को, लैटिस पॉइंट को किसी भी क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर रखा जाएगा। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में पार्टिकल्स को, लैटिस पॉइंट को, एटम्स को कहाँ रखा जाएगा? यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी रखा जाएगा। तो ये 2 प्रकार के यूनिट सेल अभी हम आपको बताए और समझाए। अब हम इसका तीसरा टाइप्स देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। जी हाँ, आगे चलिए देखते हैं दूसरा। ये तीसरा हो गया।
तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम्स को, पार्टिकल्स को या लैटिस पॉइंट को कहाँ रखेंगे? ये हमारा एक क्यूब हो गया, ये क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर रखेंगे सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए। सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए सेल के यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर हम लोग लैटिस पॉइंट को रखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका हो गया इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ एक सेल में एक रखे। फिर ये हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मतलब इस फेस पर। चलिए ये हमारा दो फेस में रखा गया, इस फेस पर भी रखा जा सकता है, तो ये हमारा तीसरा फेस में रखा गया। इस फेस पर भी रखा जा सकता है, तो ये हमारा चौथा फेस हो गया। और कहाँ पार्टिकल्स को रखेंगे? तो एक अंदर वाले फेस में रखेंगे इस प्रकार से, और एक और कहाँ रखेंगे? तो ये हमारा बाहर वाले फेस में हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया कौन से फेस में? बाहर वाले फेस में। तो आपको ये बात समझ में आया? एफ, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? FCC, फेस सेंटर यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट को प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के फेस पर भी रखा जाएगा, फेस के सेंटर पर रखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल समझ में आ गया? चलिए ये तीन हो गए, आगे देखते हैं चौथा। ये फोर्थ नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें लैटिस पॉइंट को कहाँ रखा जाएगा? लैटिस पॉइंट को रखने के लिए ये आपका हो गया क्यूब, ये क्यूब हो गया। चलिए ये आपका क्यूब हो गया। लैटिस पॉइंट को कहाँ रखेंगे? प्रत्येक कॉर्नर पर तो रखेंगे ही रखेंगे, इसके साथ साथ इसके दो इंड पर रखेंगे। इंड बोलने का मतलब एक नीचे के सतह पर और एक ऊपर की सतह पर, या तो इस इंड पर रखा जा सकता है और एक इस इंड पर रखा जा सकता है। आप यहां पर रखेंगे। अगर आप ये दोनों इंड पर अप और डाउन नहीं रखना चाहते हैं तो एटम्स को आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर नहीं रखना चाहेंगे तो एक ये फेस पर हो गया और एक इस फेस पर हो गया। तो अगर इस प्रकार से एटम को रखा जाएगा तो इसको हम लोग कैसा सेंटर बोलेंगे? एंड सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ये चारों यूनिट सेल क्लियर है। इसको शॉर्ट में हम लोग ECC बोलेंगे। ऐसे हमें तीन और भी पढ़ने हैं बट हम इसको छोड़ करके आगे चलते हैं। और तीन जो है उसका नाम हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक लैटिस सेल, ऑर्थोरोम्बिक
लैटिस सेल, और उसका नाम हो जाएगा मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो याद रखेंगे ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट जो 3-4 थे ये चारों हम आपको बता दिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। रेडियस मीन्स आर और एज लेंथ को हम लिखेंगे ए से, और ये दोनों में रिलेशन देखना है। पहला हम ये रिलेशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये क्या रिलेशन होगा, जैसे ध्यान देना है ये हमारा बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ये हमारा यूनिट सेल है। ये प्रत्येक कॉर्नर पर एटम को इस प्रकार से रखा जाएगा। हम इसके ये सिर्फ कोई एक फेस को ले लेते हैं, एक फेस को लेते हैं जिसमें हमें इसका एक फेस जो है वो इस प्रकार से मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये तीनों जगह पर हम लोग किसको रखे हैं, यूनिट सेल को रखे हुए हैं, या सॉरी लैटिस पॉइंट को रखे हुए हैं। अब ये इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, तो निश्चित रूप से ये स्फीयर जो 3 डायमेंशनल में बनेगा, अभी हम 2D का स्फीयर बना रहे हैं जो ऐसा होगा। यहाँ से एक स्फीयर ये बनेगा, यहाँ से एक स्फीयर ये बनेगा, यहाँ से एक स्फीयर ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स चारों कॉर्नर पर ये 4 स्फीयर बन गए। यहाँ पर ये मान करके चले कि ये एक स्फीयर का रेडियस हमारा स्मॉल r है, तो ये दूसरे स्फीयर का रेडियस भी स्मॉल r हो जाएगा, इसका रेडियस भी हमें स्मॉल r हो जाएगा, इसका रेडियस भी स्मॉल r हो जाएगा, ये भी आपका r होगा, ये भी r, ये भी r, और ये भी क्या होगा, r होगा। यदि हम देखें लेंथ ऑफ वन एज, एक किनारे की अगर लंबाई देखें तो एक किनारे में हमें क्या आ रहा है, एक किनारे की लंबाई को a से लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वन एज इज इक्वल टू 1। ध्यान देंगे अगर हम वो लेंथ ये वाला लेते हैं तो इसमें हमें ये रेडियस मिला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा रेडियस मिला यहाँ से यहाँ तक, तो कह सकते हैं कि एक एज में हमें कितना रेडियस मिला, हमें 2 रेडियस मिला, तो r प्लस r इज इक्वल टू क्या मिला, a। r और r जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 2r इज इक्वल टू a, दैट मीन्स r इज इक्वल टू आ जाएगा a/2। ये हमारा रिलेशन आ गया एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको हमेशा के लिए इस चीज को याद रख ले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू a/2 होता है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं, यही हम निकालते हैं किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, अब ध्यान देना है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम्स जो होंगे ये हो गया,
एटम्स को यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ रखा जाएगा। और कहाँ रखा जाएगा? बॉडी सेंटर में। सोच रहे होंगे कि सर फिर ये एससी बना दिए, सिंपल क्यूबिक। देखो बॉडी सेंटर बनाने के लिए इसके एक सेंटर में भी रखा जाएगा एटम को। तो ये और ये तीनों को अगर मिला करके हम एक साथ देखें तो अगर ये एटम का देखें तो ये एक एटम होगा, यहाँ से ये हमारा दूसरा एटम हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से तीसरा एटम हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा है एक रेडियस r। अगर हम इस सर्कल को, ये जो हमारा स्फीयर है, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमें रेडियस मिलेगा r, ये भी रेडियस हमें क्या मिलेगा r, और यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस मिलेगा ये भी क्या मिलेगा r, और यहाँ से ये मिला 2r और ये एक मिला और, यानी टोटल हमारा कितना r हो गया? r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब 4r हो गया। और ये चारों r मिलने से हमारा जो बना होगा वो क्यूब का क्या बना होगा? डायगोनल। तो कह सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है √3 इंटू साइड, यानी a। अब देख रहे हैं कि डायगोनल में हमारा 1 2 3 और एक 4 रेडियस आ रहा है, तो 4 इंटू आर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √3 इंटू ए, दैट मीन्स r इज इक्वल टू आ जाएगा √3/4 और इंटू ए। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में? एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। चलिए तो नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग एफसीसी के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, और हम आपको पहले ही अपना मोबाइल नंबर दे चुके हैं, उसमें उस प्रॉब्लम को डालें या फिर आप डायरेक्ट कॉल करें। फेस सेंटर यूनिट सेल देखना है। फेस सेंटर यूनिट सेल ये आपका हो गया एटम्स को यहाँ 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 ये सभी कॉर्नर पर रखे और सभी फेस पर भी रखने होंगे, क्योंकि हम इसको क्या बना रहे हैं? फेस सेंटर यूनिट सेल बना रहे हैं। इस सेंटर पर भी ये फेस के सेंटर, ये फेस मतलब सभी फेस के सेंटर पर रखे जाएंगे। हम इसका सिर्फ एक फेस लेते हैं। देखो एक फेस हम ले रहे हैं, ये हमारा फेस हो गया एक फेस। इसमें अगर एटम को देखेंगे तो एटम को इसके कॉर्नर पर रखा जाएगा। ये कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, और ये सॉरी थोड़ा सा इसे ये हमारा हो गया, और एक हमारा ये भी कॉर्नर ये भी होगा। अगर हम इसको इस ओर से मिला देना चाहेंगे, इस ओर से, तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक रेडियस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी हमें एक रेडियस मिला, ये भी आगे जाएंगे तो एक रेडियस मिला, इससे भी आगे हमें एक रेडियस मिलेगा। तो हमें यहाँ पे टोटल कितना रेडियस मिल रहा है? चलिए यहाँ पे टोटल कितना रेडियस मिला, थोड़ा सा ये फिगर को हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो सके। चलिए 1 2 3 और हमें ये 4 मिला। पांचवा के लिए यहाँ पे ऐसा बनाना होगा। अगर हम इधर से चलते हैं तो एक रेडियस हमें ये मिलेगा। देखिए आप इसको आगे ऐसा गोला बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए गोला बन गया।
यहाँ पे हमें एक रेडियस मिलेगा, इसके सेंटर को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 रेडियस को जाना होगा और ये हमारा एक और रेडियस मिलेगा। कितना रेडियस टोटल हो गया? अगर हम लोग देखें तो ये वाला का सिर्फ शेप, एक फेस का शेप जो होता है क्यूब का, वो क्या होता है? वो आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है √2 इंटू ए। डायगोनल में हमें कितने रेडियस मिले? 1, 2, 3 और एक 4 रेडियस। तो 4 इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ए, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2/4 और इंटू ए। इसको स्टूडेंट्स हम √2 और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड देते हैं। ऊपर हमें मिलेगा √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे हो जाएगा 4 √2 और इंटू आ जाएगा a। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा आ गया a/2√2। तो आप याद रखेंगे r इज इक्वल टू a/2√2 ये किसके लिए होता है? FCC के लिए होता है। बात क्लियर है? जो रिलेशन यहाँ पे हम FCC के लिए देखें किसके बीच में? एज लेंथ और रेडियस के बीच में, वही रिलेशन ECC के लिए भी होगा। चलिए तो आप यहाँ पर देखें एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, इस रिलेशन को हम यहाँ पर एक चार्ट बना करके लिख दे रहे हैं। हमारा एक तरफ यूनिट सेल हो गया और एक तरफ हम ये रिलेशन लिख देते हैं। फर्स्ट जो यूनिट सेल है वो SC है, दूसरा हमारा BCC, तीसरा हमारा FCC और चौथा हमारा ECC है। ऐसे होता 7 है बट ये सब कैलकुलेट हम लोग 4 ही के लिए करेंगे। SC के लिए रिलेशन a/2 बताए, BCC के लिए √3/4 इंटू a, FCC के लिए a/2√2 और ECC के लिए भी हो जाएगा a/2√2। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? जी नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं, मिटा दें? जी हाँ, ये चार्ट आप लोग भी बना लेंगे और सुबह सुबह खा लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम इन फर्स्ट SC। अब ये समझना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। ये हम बना रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखते हैं एटम्स को कहाँ कहाँ रखे जाएंगे स्टूडेंट्स? प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर हमें एटम्स को रखना है। आपको मालूम होगा किसी भी एटम का शेप जो होता है वो कैसा होता है? एटम का शेप स्फेरिकल होता है। थोड़ा ये आप समझेंगे, अगर एक स्फीयर है और उसको हम रखना चाहेंगे किस प्रकार से, हम लोग अगर उसको एक ये हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बना रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे कॉर्नर पर रखना चाहेंगे सिर्फ इसको, तो इसको कितना काटेंगे? 1 एक काटेंगे तो ये पार्ट हमारा 1/2 पार्ट हो जाएगा, ये भी एटम का 1/2 पार्ट हो जाएगा। क्या इसको हम यहाँ पे ये कॉर्नर पर रख सकते हैं 2D में? जी नहीं सर, अभी नहीं रख सकते, हमको एक बार और काटना होगा। तो मतलब एक बार और काटे तो ये आ जाएगा, ये एक पार्ट को हम लोग कितना हो जाएगा? ये हमारा एक भाग है 1/4 हो जाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल में हम लोग किसी भी स्फीयर को 2 बार काट करके रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्यूब है वो कितना डायमेंशनल है? 2D है? जी नहीं, ये हमारा 3D है। तो इसको भी कभी भी ये 2 बार काट करके हम लोग नहीं रखेंगे। 2 बार काटेंगे तो एक भाग हमें 1/4 मिलेगा। हमें काटना होगा कितना भाग? हमें काटना होगा टोटल 3 बार।
तो अगर हम इसको एक बार और इस तरह से काट दे तो एक भाग हमें कितना मिलेगा, 1/8 भाग। अब हमारा जो 1/8 भाग आया, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए। सपोज एक आलू है, उसको हम कितना बार काटेंगे, उसको हम 3 बार काटेंगे। और घर के जो आपका घर का जो दीवार का जो कोना है, उस कोना में रखिए। रखने के लिए हमें कितना बार काटना होगा, 3 बार काटना होगा। 3 बार काटने के बाद हमें 1/8 भाग मिलेगा। तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, हमारे पास जो एटम को रखना है वो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, 1। तो कह सकते हैं 1 कॉर्नर प्लेस्ड एट 1/8 एटम। एक कॉर्नर पर 1/8 एटम को रखा जाएगा। क्यों 1/8? बात क्लियर है। 3 बार काटे इसलिए, कितना बार काटे, 3 बार काटे, इसलिए आ गया 1/8। अब 1 कॉर्नर पर 1/8 एटम को रखा गया। हमारा टोटल कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर प्लेस्ड एट 8 × 1/8, दैट मीन्स कितना एटम, 1 एटम। चलिए तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम इन एसी। किसमें, एसी में कितना एटम रखा जाएगा, n एटम। तो याद, ये बात क्लियर हो गया। अगर किसी एटम के सिर्फ कॉर्नर पर एटम को रखा जाएगा तो कितना एटम हो जाएगा, 1 एटम। चलिए तो ये पहला हमारा एटम कैलकुलेट हो गया एसी के लिए। अब यही एटम को हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, बीसीसी के लिए। ये दूसरा हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, बीसीसी। बीसीसी में एटम को ये कॉर्नर पर तो रखेंगे, क्या ये कॉर्नर पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, एकदम रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, सेंटर में। सपोज दैट एक गोला है, एक बहुत बड़ा गोला है, आप जिस घर में है उस घर में आपको गोला रखना है। तो गोला को आपको अगर घर के बीच में रखना है ना तो काटने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोना में रखना है तभी काटना पड़ेगा। तो ये कोना में रखा गया, 8 कोना में रखा गया एटम को। तो कोना में टोटल कितना एटम हुआ था, 1 एटम, पहले देख चुके थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे NH तो होगा, यानी सिंपल के लिए 1 एटम तो जरूर होगा। और कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर में कितना एटम को सेंटर पर रखा जाएगा, 1 एटम को। 1 एटम प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ क्यूब। 1 एटम को रखा जाएगा कहाँ, क्यूब के सेंटर में। इसलिए अगर एन बी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक में एन बी देखा जाए तो हमारा सेंटर में रखा गया 1 एटम और कॉर्नर पर रखा गया 1 एटम, मतलब 2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 2। चलिए तो आप इस बात को याद रखेंगे, कितना एटम रखा जाएगा बीसीसी में, 2 एटम। चलिए तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए। तीसरा बात है किसके लिए, एफसीसी। एफसीसी को प्रत्येक कॉर्नर पर रखेंगे, मतलब इसके लिए भी एनएस का वैल्यू तो 1 ही लेंगे। अब एक फेस पर हमें स्फीयर रखना है। देखिए स्फीयर हमेशा उस प्रकार से रखना है जैसे ये हमारा फेस है, यहाँ पे हम स्फीयर रखेंगे तो स्फीयर के प्रत्येक सरफेस से वो हमारा स्फीयर क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। अगर हम अगर फुल स्फीयर को रखते हैं तो स्फीयर का प्रत्येक कॉर्नर नहीं बल्कि एक पॉइंट इसको में टच करेगा। अगर हम लोग स्फीयर को बीच में से काट दे और काट करके इसको पर चिपकाएंगे तो 100% चिपक जाएगा। क्या होगा, 100% चिपक जाएगा। जैसे यहाँ पर चिपका दिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ पर, बाहर बाहर, यहाँ पर। कितना जगह चिपकाए, 6 जगह। अब
मान के चले कि आप जिस घर में हैं उस घर में आपको जमीन के सतह पर स्फीयर को चिपकाना है, बस एक बार काटे चिपका दे, एक बार काटे और चिपका देंगे। तो एक जगह चिपकाने के लिए हमें एटम को कितना बार काटना पड़ा, एक बार काटेंगे तो एक भाग हमारा 1/2 भाग आ जाएगा। तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना फेस होता है जी, 6 फेस। नंबर ऑफ एटम, एटम आर प्लेस्ड एट ईच फेस, प्रत्येक फेस पर कितना एटम रखा जाएगा, 1/2। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन फेस, फेस में टोटल नंबर ऑफ एटम, चूंकि टोटल फेस कितना है 6 जगह पर 1/2 एटम को रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी एटम, कितना एटम, 3 एटम। तो हमारा ये एटम हो गया कॉर्नर पर, ये एटम हो गया फेस पर। इसलिए अगर कह सकते हैं एन सी निकालेंगे यानी एन एफ निकालेंगे, कितना एफ सी सी में नंबर ऑफ एटम आएगा, तो हमारा आ गया 1 + 3 मतलब 4 एटम। चलिए ये बात क्लियर है। अब हम लोग यही नंबर ऑफ एटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, ये कैलकुलेट किसके लिए करने वाले हैं, बोलिए। एक और बचा हुआ है, बोल दीजिए, बोलिए। ईसीसी में, ईसीसी के लिए, ईसीसी बोलने का मतलब समझ रहे होंगे ना, एंड सेंटर यूनिट सेल। चलिए एंड सेंटर यूनिट सेल में कैलकुलेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट हो गया। प्रत्येक कॉर्नर पर एटम को रखेंगे, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम को रखेंगे। और कहाँ एटम को रखा जाएगा, 2 एंड पर, या तो एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ फेस तो क्यूब में 6 रहेगा, लेकिन क्या 6 फेस पर रखा जाएगा, नहीं। कितना फेस पर रखा जाएगा, 2 ही फेस पर, या तो ऊपर नीचे, या तो इधर उधर, या फिर उधर इधर। कितने जगह पे एटम को रखा जाएगा, 2 ही फेस पर रखना है। तो यहाँ पे एन एस तो हम 1 लेंगे क्योंकि कॉर्नर पर एक एटम को रखा जाएगा। फेस टोटल जरूर 6 है, एक फेस पर 1/2 एटम को ही रखा जाएगा, लेकिन 6 फेस पर नहीं, बल्कि हमें कितना फेस पर रखना है, 2 फेस पर है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे इंड सेंटर में, तो 1 + 1 मतलब कितना, 1 + 1 मतलब 2। बात क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस चीज को जरूर याद रखेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूनिट सेल, एक चार्ट और बनाते हैं आप लोगों को खाने के लिए, यूनिट सेल, और इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम, यूनिट सेल एससी, यूनिट सेल बीसीसी, तीसरा एफसीसी, चौथा ईसीसी। एससी में नंबर ऑफ एटम 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और इसमें भी 2। 1 2 4 2, 1 2 4 2। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे बीसीसी और ईसीसी में नंबर ऑफ एटम सेम मिलेगा। यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं आएगी, ऐसे हमें रहते हुए प्रॉब्लम हो नहीं सकता। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं एफसीसी, बीसीसी, ये नंबर ऑफ एटम हो गया। नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन का एक और नाम लिखता है जी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। देखिए
एफिशिएंसी जो है ना वो फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए आता है। फिजिक्स में क्या एफिशिएंसी पढ़ने के लिए आता है, कोई भी मशीन जो है ना जितना आउटपुट देता है वो बाई उसका इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी। बट यहाँ पे ये एफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब वो नहीं हुआ आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब समझना है द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। It is defined as the volume of atom and volume of unit cell। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ वॉल्यूम यदि n होंगे, नंबर ऑफ एटम यदि n होंगे तो n में मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, मतलब r से। r जहां हो जाएगा लेंथ ऑफ रेडियस। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है ना, यूनिट सेल क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया 4n पाई आर क्यू और बाई 3a क्यू। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। यदि आपको परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन के लिए 4n पाई आर क्यू लिखेंगे और बाई हो जाएगा 3a क्यू और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा 100 हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो एक या दो हम निकाल के फिर पैकिंग फ्रैक्शन दिखाते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एससी, पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए निकालेंगे, एससी के लिए। अगर एसी के लिए देखें तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, n का वैल्यू 1, नंबर ऑफ एटम 1। और रिलेशन रेडियस और एज लेंथ के बीच में देखे थे r इज इक्वल टू a/2 था। और हम लोग अभी अभी देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर मिला 4n पाई आर क्यू और बाई 3a क्यू। चलिए सबका वैल्यू रखे 4, n का वैल्यू 1, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 भी ले सकते हैं, r का वैल्यू a/2 का क्यूब और नीचे 3a क्यूब। देखिए क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, ऊपरे हो गया 4 गुने 3.14 और नीचे आ गया 3 और ये 2 का क्यूब करेंगे 8। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.524 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे 0.524 आएगा। इसलिए अगर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे किसके लिए, 4AC इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.4% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये समझ में आया, एससी का पैकिंग फ्रैक्शन 52.4 होगा। इसी प्रकार से हम ये पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आपको दूसरा दिखाते हैं, वो होगा बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 4n पाई आर क्यू बाई 3a क्यू। अब बीसीसी के लिए मालूम होगा n का वैल्यू 2 होगा, नंबर ऑफ एटम। बीसीसी के लिए n इक्वल टू 2 होगा और r इज इक्वल टू बीसीसी के लिए √3/4 इंटू a। पुट करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 4n के जगह पर 2, पाई का मान 3.14, 4 हो गया
n का वैल्यू 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 और r के जगह पर इसको रख देंगे। तो √3/4 इंटू ए का क्या है होल क्यूब, तो √3 का क्यूब करेंगे 3√3 हो जाएगा, ए का क्यूब ए क्यूब, 4 का क्यूब जी 64 और नीचे आपका क्या था 3 ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल कितना 16, इससे ये कैंसिल कितना 8, यानी 3.14 और इंटू √3 का वैल्यू 1.732 और बाई 8 डिवाइड देंगे 0.678 आता है। अगर इसको परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आप इसको में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.8% हो जाएगा, या फिर इसको अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं 68%। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पैकिंग फ्रैक्शन एससी का, बीसीसी का। अब आप लोग एफसीसी और ईसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल करके और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7870621398 इसको पर ज़रूर सेंड कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या ख़राब, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आज के बाद हम लोग अगले क्लास में अगला वीडियो जो अपलोड किया जाएगा ये नेक्स्ट MWF में किया जाएगा, यानी परसों।